Today our topic is electrochemistry. First of all, we will discuss some basic definitions and thereafter we will go to the major topics. पहले हम थोड़ा definitions वगैरह देखते हैं. अब electrochemistry होता क्या है? It is the branch of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट कोरिलेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. तो हम क्या कहें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. मतलब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिर इनको कोरिलेट करते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोसीड करती हैं, अदरवाइज दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस. तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस करनी चाहिए या फिर कौन सी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस. इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस स्टडी करते हैं. तो अब हम पहले देखते हैं, सबसे पहले इसमें बात आती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एट्सेट्रा की. तो हम वहाँ से शुरू करते हैं. पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो और पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और जो नहीं करते, एंड दोज विच डोंट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम are called insulators. Conductors, insulators, बिल्कुल अपोजिट. कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को पास करते हैं या जिनके थ्रू करंट पास हो सकती है, और इसका उल्टा बिल्कुल इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स भी फर्दर कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे
मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो पहले हम मेटालिक कंडक्टर्स को देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स, फर्स्ट टाइप मेटालिक कंडक्टर्स। तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे? मेटालिक कंडक्टर्स, दोज कंडक्टर्स which allow electric current to pass or flow through them without undergoing any chemical change. दोस्त ऐसे कंडक्टर्स जिनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो करती है, लेकिन इनमें अपने आप कोई चेंज नहीं आती है, ये केमिकली इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन सेम। दे conduct current due to the flow of electrons या मोर प्रिसाइजली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं दोज कंडक्टर्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, दे कंडक्ट करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको कह सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास तो होती है, लेकिन इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती है। और इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में। और इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इन्हीं मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स। तो एग्जांपल में इनके क्या आएंगे? अब मेटल्स एंड एलॉयज, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आते हैं। एग्जांपल आपके पास है कॉपर, जिंक, आयरन एट्सेट्रा, जितने भी मेटल्स आपके पास सारे इसकी एग्जांपल हैं। और बाकी जो इनके अब एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, वो सारे के सारे क्या करते हैं? दे आर ऑल कंडक्टर्स। तो बहुत सारे आपके पास एलॉयज है, निक्रोम है आपके पास, कांस्टेंट वगैरह जो भी है, सारे आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स हैं। और ये किसकी वजह से करंट को फ्लो करने देते हैं? बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ विल डिस्कस सम अदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इस चैप्टर में पूरा फोकस इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही रहेगा। Second is electrolytic conductors. Electrolytic conductors are electrolytes. Electrolytes are substances
which carry electric current in molten state or in aqueous solution and not in solid state. अब ऐसा क्यों होता है सॉलिड स्टेट में? क्योंकि आयंस जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में आयंस मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि मोल्टन स्टेट होता है पिघला, इनको इतना टेम्परेचर दे दिया आपने कि इनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया और ये पिघल गए हैं, मोल्टन स्टेट। और एक्वस सोल्यूशन मतलब आपने इनका सोल्यूशन बनाया हुआ है वाटर में। तो दोनों फॉर्म में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये, और दूसरी बात, दे कंडक्ट current because of ions, because of the presence of ions in them. ये आयंस की वजह से कंडक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए उनको फिजिकल मूवमेंट करना ज़रूरी है, तो वो सिर्फ पॉसिबल है मोल्टन स्टेट में और या फिर एक्वस सोल्यूशन में। तो ये आ गया आपके पास दूसरे तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो एग्जाम्पल इनकी बहुत सारी हैं, जैसे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, सारे क्या आते हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एसिड मान के चलो आप H2SO4 को देखो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। HCl को देखो, ये भी करता है। बेस देखो आप, बेस NaOH को देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो, ये भी करती है। अगर आपके ये बेस ये भी करता है, अगर आपके पास ये मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस सोल्यूशन में हो। और साल्ट मान लो आप, NaCl जो है ये भी करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। एक्वस सोल्यूशन में बनाओ या मोल्टन में बनाओ, NaCl, कॉपर सल्फेट एट्सेट्रा। तो ये आ गए आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में ही कंडक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इनकी कंडक्टिविटी क्या बढ़ जाती है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाती है। अब ये भी, इसको आगे फर्दर फिर क्लासिफाई किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely dissociated in aqueous solution। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं एक्वस सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं ये पूरा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है, मान चलो डिसोसिएट अच्छा टर्म रहेगा। इसकी एग्जांपल्स क्या है, H2SO4, KNO3, NaOH, KOH,
एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और इनका अपोजिट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं अब। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are not completely dissociated, which are not completely dissociated in aqueous solution. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं सोल्यूशन में, लेकिन एंड इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड। मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, और जब वो डिसोसिएट होते हैं तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। देखो अब ये इसको जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट न होते हुए बल्कि एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होते हैं। मतलब पहले ये डिसोसिएट होगा, फिर ये उल्टा रिवर्स चलेगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन चलेगी। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं होता है। तो आज का इतना ही लगे, थैंक यू।